Hello students, once again welcome back. In this particular session, we will be discussing the probability questions which came into JEE Advanced 2020 पेपर. तो बच्चों प्रोबेबिलिटी से टोटल 3 क्वेश्चन आए थे. पेपर 1 में 1 क्वेश्चन था और पेपर 2 में 2 क्वेश्चन थे. तो उन तीनों क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर और उनके टफनेस लेवल के बारे में बात करेंगे. इजी, मॉडरेट, टफ, क्या इंपॉर्टेंस था और उसको कवर करने के लिए किस लेवल की प्रिपरेशन की हमें तैयारी होनी चाहिए. देखो बेटा, जो पहला प्रॉब्लम था पेपर 1 में वो सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था. सिंगल करेक्ट, ये 4 ऑप्शंस थे, इनमें से एक ऑप्शन सही था. उसमें बोला गया था कि C1 एंड C2 आर द टू बायस्ड कॉइन्स, नॉर्मल कॉइन नहीं, बायस्ड कॉइन्स, सच दैट प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड इन ए सिंगल टॉस. एक सिंगल टॉस में यदि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाहिए तो पहले कॉइन पर है 2/3 और दूसरे पर है 1/3 रेस्पेक्टिव. ठीक है. सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स, अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस ट्वाइस. जब हमने कॉइन 1 को 2 बार टॉस किया, इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंटली, तो अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स अपीयर ऑन दैट. एंड सपोज बीटा इज द number of heads that appear when C2 is tossed twice. जब हमने coin 2 को 2 बार टॉस किया तो बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑन appeared on that. Again this is also independently. ठीक है. तो ये तो हमें पूरी कहानी गिवन है एक्सपेरिमेंट की. पूछा गया है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे. ठीक है. तो बात कर लेते हैं. किसी भी इक्वेशन के यदि रूट्स रियल एंड इक्वल है, इट मींस उसका डी 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा. डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b² - 4ac = 0. तो आपके पास अल्फा और बीटा में एक रिलेशन आ गया. इस रिलेशन की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी कि अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स बीटा के इक्वल होनी चाहिए बेटा. ठीक है. अब मैं क्या करूं, अल्फा क्या था, नंबर ऑफ हेड्स. जब कॉइन 1 को 2 बार टॉस किया तो अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है, अल्फा और बीटा दोनों ही इस सेट में बिलोंग करेंगे, 0 1 2. भाई नंबर ऑफ हेड्स, यदि किसी कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड्स कैन बी 0, नंबर ऑफ हेड्स कैन बी 1, नंबर ऑफ हेड्स कैन बी 2. तो 0 1 2. तो यहां पर यदि मैं केसेस बनाऊं तो देखो अल्फा बीटा की जो पॉसिबिलिटी आएंगी वो क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू दी 0 तो बीटा भी 0. दोनों 0 तो सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे. अल्फा यदि 1 होता है तो बीटा की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी. अल्फा यदि 2 होता है तो बीटा कैन बी 1. तो ये दो पॉसिबिलिटी आ रही है बेटा कि पहले कॉइन पर 0 हेड्स और दूसरे में भी 0 हेड, दूसरा कॉइन भी 0 हेड शो करे. पहला कॉइन 2 हेड शो करे, 2 ट्रायल में से जो 2 बार टॉस किया, और दूसरा कॉइन कितना करे, 1 हेड करे. अब ये जो है हेड आना यदि सक्सेस मानता हूं पहले कॉइन पर, तो ये जो ट्रायल्स हैं ये इंडिपेंडेंटली है, तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी, बाइनोमियल. तो इस केस के लिए देखो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, पहले केस की मैं बात करूं, पहले केस की, तो क्या होगा, 2 ट्रायल में से 0 बार आपको हेड चाहिए. तो 2 ट्रायल में से 0 बार हेड चाहिए, मतलब 0 बार सक्सेस चाहिए. तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी 2/3 पहले कॉइन की, तो पहले सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी 2/3, तो वो 0 बार चाहिए. तो फेलियर 1/3 की पावर कितनी चाहिए, 2. ये तो वो पहले कॉइन पे, पहले कॉइन की बात. पहले कॉइन को 0 सक्सेस मिली, मतलब 0 बार हेड आया, इनटू साथ साथ इंडिपेंडेंटली, तो इनटू इसमें 0 और इसको भी 0 सक्सेस मिले, 2 में से 0. उसकी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3, तो वहां आएगा 1/3 की पावर 0 और फेलियर की उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3 का स्क्वायर. ये तो हुआ पहला वाला केस कि दोनों को 0 0 वैल्यू आए, अल्फा भी 0 बीटा भी 0. अब बात आती है कि अल्फा में 2 बार हेड आ जाए, तो 2 बार आपने थ्रो किया, दोनों ही बार हेड आ जाए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बेटा 2/3 का स्क्वायर, तो फेलियर 1/3 की पावर 0 इनटू बीटा, इसको एक बार सक्सेस मिले, 2 में से एक बार सक्सेस, तो 2C1. इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी 1/3 और इसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी थी 2/3. क्लियर है बच्चों, फाइन. तो बेटा देखो यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 4/3
3 ठीक है। सो ये 3 तो नहीं है, 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो 4/81 प्लस 2c2 तो 1 ही होता है, ये 4, ये 2 और ये 2, ये 16। यहां पर भी देखो 3 स्क्वायर, 3 और 3 कितना हो गया 81। टोटल आपका वैल्यू कितना आ गया 20/81। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 20/81। सो दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है। तो अब हम बात करें, ये जो प्रॉब्लम थी कौन से सेक्शन से थी बेटा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से थी। यदि मैं इसकी टफनेस की बात करूं कि ये इजी था, मॉडरेट था या टफ था, तो ये प्रॉब्लम जो होगा ये मॉडरेट लेवल का। कौन से लेवल का था, मॉडरेट कैटेगरी में ये प्रॉब्लम था, कि ना तो बहुत ज्यादा आसान है ना बहुत ज्यादा टफ है, दिस इज ऑफ द कैटेगरी मॉडरेट। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, तो इसमें उन्होंने क्वाड्रेटिक का भी छोटा सा एलिमेंट्री कंसेप्ट यूज में ले लिया, और बाकी प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। ठीक है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था। चले आगे। लेट अस प्रोसीड विद द प्रॉब्लम नंबर 2 ऑन द प्रोबेबिलिटी। ये पेपर 2 के अंदर आई थी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, 3-1 इसकी मार्किंग स्कीम थी। ठीक है। सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप का आंसर, वहां पर एक नेगेटिव मार्किंग थी ना। क्या गिवन इस क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। एक मिसाइल टारगेट को हिट कर देगी, मतलब एक इंडिविजुअल ट्रायल के अंदर 0.75 है। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली, यदि टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड, कि कम से कम 3 सक्सेसफुल हिट्स तो रिक्वायर्ड है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट हैव टू बी फायर्ड, कितने मिनिमम मिसाइल फायर किए जाएंगे, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इज नॉट लेस देन 0.95। बच्चों आपने प्रीवियस ईयर के जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व किए हो, तो जेई मेन में इस प्रकार की प्रॉब्लम 3 से 4 बार आ चुकी है, काफी हद तक हमने सोल्व भी किया हुआ है। तो किसी इंडिविजुअल ट्रायल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो है 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर है वो है 1/4। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, probability of completely destroy is not less than 0.95, means this is greater than or equal to 0.95। उस टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की बच्चा लोग जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0.95 के इक्वल या उससे ज्यादा होगी। ये नॉट जो लेटर वर्ड है ये बोल्ड लेटर में दिया हुआ था, ये ध्यान से। तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कैसे हो रही है, कितने बार आपने मिसाइल को लॉन्च किया, मान लेते हैं लेट एन टाइम्स आपने मिसाइल को लॉन्च किया, एन टाइम्स मिसाइल बस लॉन्च, ठीक है। अब कम से कम 3 बार, तो 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, 7 बार हो, एन बार हो, एन के लिए तो पता नहीं है, चलते रहेंगे तो पैटर्न बहुत सारी समस्या आएगी। तो इसको क्या करें, बाइजेक्शन रूल से करें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 0 हिट, 1 हिट और 2 हिट, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। कि उसने एक बार हिट किया एन में से, 2 बार हिट किया या 0 बार हिट किया, तो वो टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए मिनिमम 3 हिट रिक्वायर्ड थे। तो यहां से बेटा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 + 1, 1 हिट, 0 हिट और 2 हिट, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0.05। 0 हिट, एन में से 0 हिट, तो p की पावर 0 और q की पावर n। 1 हिट nc1, p की पावर 1, q की पावर n-1। 2 हिट nc2, p स्क्वायर इंटू q की पावर n-2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/20। p का वैल्यू बच्चा लोग है 3/4 और q का वैल्यू है 1/4, यहां पुट कर देते हैं। सो दिस इज nc0 तो 1 होता है बेटा, तो 1/4 की पावर n, दिस इज n 3/4, 1/4 की पावर n-1,
NC2 कितना होता है n इंटू n माइनस 1/2 1/4 स्क्वायर 1/4 की पावर n माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/20। ठीक है, चलो थोड़ा सा सोल्व करते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर देखो ये 4 की पावर है इंटू 2 है, तो 4 की पावर इनको उधर भेज देते हैं और पूरे का एलसीएम ले लेते हैं 2। तो 2 प्लस 6n प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 4 की पावर इनको उधर भेज दिया ऊपर और यहां नीचे 20। इस 2 को उड़ाओ, दिस इज 10। ये आपके पास एक इनइक्वालिटी बन रही है, नहीं बन रही? बन रही है, चेक कर लो। एक 2 को भी कैंसिल कर दो, तो 2 की पावर 2n अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टर्म इज n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 और वहां जो 10 था उससे यहां पर एक 5 और आ गया। चेक करो 2 की पावर 2n बाई 2 ये बन रहा है या नहीं बन रहा है? श्योर बेटा, लोग चेक कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक दिक्कत है एक बच्चे को, क्या सर आपने यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर होगा ना, तो 3 स्क्वायर भी तो आएगा या 9 भी तो आएगा, 9 स्क्वायर माइनस 9n, तो ये कितना होगा 9 स्क्वायर 9n स्क्वायर माइनस का 3n होगा। सर ये आपने ये मिस्टेक कर दी। ठीक है बेटा, सही कर दिया इसको। अब n की मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। यू नीड द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट हैव टू बी फायर्ड। n इज द नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट वाज फायर्ड। तो n की जो वैल्यू है यदि मैं 3 लूं, 3 से कम तो हो नहीं सकता, 3 तो हिट कर नहीं करना। तो n इक्वल टू 3 पर यदि मैं चेक करूं तो देखो 2 की पावर 8 सॉरी 3 इंटू 2 6 64/2 दैट इज 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स 3 9 81 81 में से 9 गया तो कितना होगा बेटा 72 प्लस 2 74। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। n इक्वल टू 4 पुट करो, चेक करेंगे। n इक्वल टू 5 पुट करेंगे, चेक करेंगे। ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो जो n की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही होगी वो 6 कर रही है। क्या कर रही है 6। कैसे कट करेंगे, n इक्वल टू 6 पुट करके चेक कर लेंगे, ये आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। n इक्वल टू 6 पुट करके देखो 12/2, तो 2 की पावर 12 तो 2 की पावर 11 हो गई। 2 की पावर 11 कितना होता है 2048 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स। देखो यहां पर n इक्वल टू 6 पुट करोगे तो 6 कॉमन ले लेना बेटा, 3 भी कॉमन ले लेना, 18 कॉमन आ जाएगा। 6 इंटू 3 18, 18 में से गया तो 17 प्लस 2। आप चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू से ज्यादा आ रही है। क्लियर है क्या ये बात? किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? चेक कर सकते हैं हम लोग, कर लेते हैं चेक जल्दी से, बताइए 18 इंटू 17 कितना होगा बेटा 306 प्लस 2 308 इंटू 5 दैट इज 1540। सो 2048 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1540। इसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6। तो मिनिमम जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का दैट इज 6। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, सिंगल इंटीजर टाइप। तो यहाँ पर क्या था, कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी थी और आगे जाकर के भी हमें पुट करके चेक करना था, वहां पर भी टाइम लगता है। तो ओवरऑल मिला करके इस क्वेश्चन को हम लोग रेट करते हैं टफ कैटेगरी की। किसमें? टफ कैटेगरी। जो पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आया था वो मॉडरेट कैटेगरी का था। जो क्वेश्चन आया है पेपर 2 के अंदर ये हमारा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन, इसको कंसीडर किया जाएगा। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस प्रोसीड विद द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का पेपर के अंदर आया था। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, 4 मार्किंग का था, 4 मार्क्स और नेगेटिव पे 0 था ना। देखो इसमें क्या दिया था, वी हैव द टू फेराडाइज ईच विद द फेस नंबर 1 2 3 4 5 6 आर रोल्ड टुगेदर एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज ऑब्जर्व। जो फेस आएंगे दोनों के उनका सम हमने ऑब्जर्व किया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड till the sum is either a prime number
तब तक चलते रहे जब तक कि सम या तो क्या नहीं हो जाए, प्राइम नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर, कि सम प्राइम नंबर हो जाए दोनों का या फिर परफेक्ट स्क्वायर, नहीं तो अपन क्या करते रहेंगे, रोल करते रहेंगे हर बार। सपोज दैट द सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ये मान लिया गया, ये ऐसा होता है कि पहले परफेक्ट स्क्वायर आता है बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर before it turns out to be a prime number. If P is the probability that this perfect square is an odd number, then the value of 14P is, ये पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं बेसिक इसमें कवर करता हूं कि ये प्रोसेस जो है ये स्टॉप कब होगा, दोनों का जो सम है वो प्राइम क्या बन सकता है, सम प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर दोनों का सम 2 हो सकता है, दोनों का सम प्राइम नंबर के लिए 3 बन सकता है, दोनों का सम प्राइम नंबर के लिए 5 बन सकता है। हाँ, सम कैन बी 2, सम कैन बी 3, सम कैन बी 5, सम कैन बी 7 प्राइम नंबर, 8 9 10 11, मैक्सिमम सम तो 12 होगा। तो सम जो है दोनों डाइस का वो प्राइम कब बनेगा, प्राइम के मतलब प्राइम 2 3 5 7 11, ये पॉसिबिलिटी है। तो 2 बनने की कितनी पॉसिबिलिटी, एक केस 1 और 1। 3 बनने की कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 और 2 1, दो पॉसिबिलिटी। 5 की कितनी पॉसिबिलिटी, 1 4 4 1 2 3 और 3 2, तो 4 पॉसिबिलिटी। 7 की 1 6 2 5 3 4 और इनके रिवर्स 6 केसेस। 11 के बेटा 5 6 और 6 5, दो केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम की जो सम जो है वो प्राइम आए तो 2 8 12 14 15, टोटल 15 केसेस और फेवरेबल, और टोटल केसेस हमें पता है 36 होते हैं। तो डाइस को यदि अपन रोल करते हैं या तो प्राइम आए। अब मैं बात करता हूं परफेक्ट स्क्वायर की। बेटा देखो परफेक्ट स्क्वायर सम जो है उसका वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर हो। सम परफेक्ट स्क्वायर मींस सम कैन बी 4, 1 तो हो नहीं सकता सम, क्योंकि दो डाइस में मिनिमम 1 1 भी आएगा तो सम मिनिमम 2 होगा। तो सम कैन बी 4 और 9, परफेक्ट स्क्वायर की दो ही पॉसिबिलिटी। 4 कैसे कैसे बनेगा बेटा, 1 3 3 1 एंड 2 2। 9 कैसे कैसे बनेगा, 3 6 6 3 4 5 एंड 5 4, यही पॉसिबिलिटी होंगी। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी 4 और 3 7, 5 नहीं 7, 7/36। ठीक, यदि मैं ये बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, भाई इन दोनों में से कोई भी करिए, क्योंकि जो हमारा जो प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज आइदर ए प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। तो प्रोसेस खत्म कब होगा, एंड कब होगा, तो प्रोसेस एंड होगा या तो प्राइम नंबर हो या परफेक्ट स्क्वायर हो। तो दोनों में कोई केस तो रिपीट कर नहीं रहे, ठीक है। तो हमारे पास दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 22 के फेवरेबल अपॉन 36। और प्राइम नंबर या परफेक्ट स्क्वायर ना होना, इसका रिवर्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, वो कितना हो जाएगा 14/36। अब बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में देखो बेटा, सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर, ये हो चुका है। लेट्स से दिस इज द इवेंट बी, दिस इज द इवेंट बी, और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। लेट्स से दिस इज द इवेंट ए। तो बेटा आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ओड नंबर हो। इट इज गिवन दैट द सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो न्यूमरेटर जो होगा इसका वो क्या है, व्हाट इज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या कहता है कि sums turn out to be perfect square before it turns out to be an odd prime number and it is an odd number as well. So probability of that perfect square is odd and perfect square turns before prime
परफेक्ट स्क्वायर कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। साथ में परफेक्ट स्क्वायर पहले टर्न करता है बिफोर प्राइम, डिवाइडेड बाई बी, मतलब probability that perfect square turns before prime number comes, before prime number। तो प्राइम नंबर तो एक तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। तो बेटा देखो प्रोसेस क्या होगा, पहले ही केस में परफेक्ट स्क्वायर कैसा आ जाए? ओड आ जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर को ओड आने के कितने केसेस? यही केसेस होंगे। कितने केसेस? 4 ही केसेस हैं। परफेक्ट स्क्वायर ओड होने की तो 4 ही केसेस हैं। तो पहले ही प्रोसेस में काम खत्म हो जाएगा, 4/36 प्रोसेस एंड हो गया। कि पहली बार अपन ने डाइस को रोल किया और पहली बार में ही कैसा आया? परफेक्ट स्क्वायर ओड आ गया। ऊपर ही तो चाहिए परफेक्ट स्क्वायर ओड एंड परफेक्ट स्क्वायर टर्न्स बिफोर प्राइम। तो पहली बार में ही क्या आ गया? प्रोसेस खत्म हो गया। प्रोसेस खत्म होने के लिए या तो प्राइम आना चाहिए था या परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन पहले परफेक्ट स्क्वायर आ गया। या फिर पहले ट्रायल में ना तो प्राइम आए और ना ही परफेक्ट स्क्वायर आए, तभी तो आगे सेकेंड ट्रायल पे जाएंगे अपन लोग। तो ना तो प्राइम आए और ना ही परफेक्ट स्क्वायर आए, मतलब क्या है? 14/36 में कोई भी केस आ जाए, पहले ट्रायल में 14/36 में कुछ भी आ जाए, ना तो क्या है? प्राइम ना परफेक्ट स्क्वायर। अब सेकंड ट्रायल के अंदर, सेकंड ट्रायल पे प्रोसेस स्टॉप हो जाना चाहिए और ये बोला गया कि परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड, तो अगेन 4/36। इस सेकंड ट्रायल के अंदर आपका क्या हुआ? ऑड परफेक्ट स्क्वायर आ गया प्राइम नंबर की, तो बाद में आएगा क्योंकि पहले परफेक्ट स्क्वायर आ गया और परफेक्ट स्क्वायर ऑड आ गया, तो प्रोसेस वही खत्म हो गया बिफोर प्राइम, क्योंकि या तो प्राइम पे खत्म होगा या फिर ऑड पे खत्म होगा, सो परफेक्ट स्क्वायर पे खत्म होगा। तीसरा केस कि पहले में प्रोसेस खत्म नहीं हो, पहले में प्रोसेस खत्म नहीं हो मतलब ना तो प्राइम आया ना परफेक्ट स्क्वायर आया, तो 14/36। दूसरे में भी प्रोसेस खत्म नहीं हो, 14/36। और तीसरे में प्रोसेस खत्म हो जाए, तो प्रोसेस खत्म होगा तो परफेक्ट स्क्वायर ऑड होना चाहिए, तो 4/36। इस प्रकार का बच्चों एक प्रोसेस चलता रहेगा इनफाइनाइट अपॉन, नीचे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर टर्न्स बिफोर प्राइम, ऑड की कोई गारंटी नहीं इस बार। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले आए प्राइम आने से पहले, तो पहले ही केस में यदि खत्म हो जाए कहानी तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, प्राइम नहीं आना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर की टोटल कितने केसेस है बेटा? 4 और 3 7 केसेस, तो 7/36। पहले केस में अदर देन दिस आ जाए तो प्रोसेस सेकंड तक जाएगा, दैट इज 14/36 इनटू सेकंड केस में क्या आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम। तो प्राइम का तो कोई यूज ही नहीं है, जस्ट बस इसके लिए केवल 14/36 कैलकुलेशन के लिए था। देन फिर से 14/36 इंटू 7/36, ये बच्चों आपका एक पूरा प्रोसेस है। तो देखो ऊपर न्यूमरेटर भी एक जीपी है और ये भी एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। इसका पहला टर्म है 4/36 और इसका जो कॉमन रेशियो है वो है 14/36, a अपॉन 1 माइनस का। ये भी अपने एक इनफाइनाइट प्रोसेस चलेगा, 7/36 अपॉन 1 माइनस 14/36। तो बेटा इससे ये कैंसिल हो गए पूरे के पूरे से, तो ये आपका आंसर आ गया 4/7। क्या आंसर आ गया? 4/7। तो आपको जो रिक्वायर्ड पी था, पी का वैल्यू आया बच्चों 4/7, तो आपको 14p पूछा था, तो 14p का वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया। इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा? 8 आएगा बच्चों। तो ये था बच्चों प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा पहला जो क्वेश्चन था वो 3 मार्क्स का था, नेगेटिव मार्किंग थी। दूसरे क्वेश्चन का भी 3 मार्क्स का था, नेगेटिव मार्किंग थी। तीसरा क्वेश्चन जो था ये था 4 मार्क्स का, 0 नेगेटिव मार्किंग। तो टोटल फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी इफ वी एनालाइज द वेटेज, so there were the 3 questions from the probability and the total 10 marks question was asked in the JEE Advanced 2020। और जनरली 2 to 3 क्वेश्चंस हर साल प्रोबेबिलिटी से आते हैं। तो बच्चों आपसे यही उम्मीद रखता हूं मैं कि आप सभी बच्चों ने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाए। तो ऑल द बेस्ट, जरूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।